हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज हम साइंस की सेट प्रैक्टिस 16 को करने वाले हैं। बाकी आप 15 सेट प्रैक्टिस दे सकते हैं। और हमारे आपको पता है कि 15 से हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी करते हुए हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। छोटे बड़े सब क्वेश्चन मिलेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑथेंटिक चीज़ों को ही पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो ये जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो वो इसका आंसर बी होगा। ये कोशिका भित्ति भित्ति याद रखेंगे कि भित्ति के कारण जो है वो भिन्न हो जाती है। भी से भित्ति, भी से भिन्न। किसी के बीच में अगर दीवार ऐसे खड़ा कर दीजिएगा तो दोनों का बात बदल जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लाती है। तो आंसर बी कर लेंगे इतना। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें मिलान है तो हम लोग इसको मिलान को मिला लेंगे। तो देखते हैं मिलान में मैं कह रही हूँ कि आसान और हार्ड दोनों क्वेश्चन रहेंगे और सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, तो हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि सूची में क्या शरीर के क्रियात्मक प्रक्रम और कोशिकांग को सम्मिलित करना है। तो इसी तरह अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें हरित लवक होता है, वेद इजी है, सभी जानते हैं। खनिज उद्गमन में देखेंगे तो खनिज जो उद्ग्रहण में इसमें जीव द्रव कालिका क्या होती है, कला होती है, जीव द्रव कला होती है। श्वसन के लिए आप सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के तो सबको जानता है राइजोसोम होता है। ठीक है, तो इमेज करिए जिसमें ऐसा दिया होगा 1 का 3, देखते हैं क्या बोला, 1 का 2, 2 का 1। किस में ऐसा दिख रहा है, तो मुझे तो यहाँ सी में दिख रहा है कि जो है 1 का 2 है, 3 का 1 है और 3 का 3 4 है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं और इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन, और इसमें जो परीक्षा दृष्टि है वो आपके सचमुच परीक्षा में काम आने वाली चीज़ है। तो बिल्कुल इस पीडीएफ को लीजिए, तीनों सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखते हैं और भी मैं अच्छा प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैव कोशिका का कौन सा जो भाग है पावर हाउस कहलाता है। ये बेहद इजी क्वेश्चन है। जो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस, तो पता होगा सबको कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसीलिए इसका आंसर सी कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फटाक से करते हैं कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए जो है वो होता है। यानी कहने का मतलब है कि नाभिक के अलावा और कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो इसका आंसर माइक्रोकॉन्ड्रिया कर लेंगे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। फिर देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से किस निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पता होगा कि जो प्रोटीन अगर हम संश्लेषण कहते हैं तो उनमें सबसे अगर जो महत्वपूर्ण है तो वो अंतर्द्रव जालिका और राइजोसोम महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जो 5 का है वो बी आंसर होगा। अंतर्द्रव जालिका और राइजोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अंतर्द्रव जालिका और राइजोसोम। ठीक है साथियों, ये पीडीएफ लेके आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि रिसेंट आपको पता है कि जून जुलाई में सीजन 4 का एग्ज़ाम है, पीपीएससी का एग्ज़ाम है और फिर झारखंड के दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब आपके मदद के लिए है। देखते हैं कि सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है। जो सेब के फल में लाली का कारण होता है, तो इसका आंसर ए करेंगे, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है वो सेब में लाली का कारण होता है। क्या होता है, एंथोसाइनिन जो होता है वो सेब में लाली का कारण होता है। तो याद रखें, एंथोसाइनिन जो है वो सेब में लाली का कारण होता है। तो इसका आंसर ए कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है। तो पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है, तो ये जो पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है, तो ये उनके जो है वो जीव द्रव में मुख्य अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टमाटर में लाल रंग का किसके कारण होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो टमाटर में लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। वनस्पति जगत में जो है गैर हरित यानी कि हरित नहीं है वो विषम पौधे कौन से होते हैं, तो वो होते हैं फंजाई। क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। फर्न, मोसेस, एल्गा ये सब गैर हरित नहीं होते। याद रखेंगे जो फंजाइम है, आंसर बी कर लेंगे।
वो गैर हरित विषम पौधे होते हैं। 10 नंबर में देखते हैं कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हम करते हैं कि जंतु जो कोशिका उसमें क्या नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर प्रोकैरियोटिक का जो है मुख्य लक्षण क्या है, तो इसको हम देखते हैं। इसका प्रोकैरियोटिक का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है केंद्रिका कला की अनुपस्थिति। प्रोकैरियोटिक का जो मुख्य लक्षण होता है वो केंद्रिका कला की अनुपस्थिति होता है। आगे आगे चलते हैं तो बढ़ते हैं। मुझसे गलती से माइक बंद हो जा रहा है, माफी चाहूंगी। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है। इनमें से कौन सी जो संरचना पादप कोश में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है, तो इसका आंसर करेंगे जो प्रवेश को नियंत्रित करती है, जो प्रवेश को नियंत्रण करती है वो होती है जीव द्रव्य कला। तो ये जो पूछा कौन सी जो संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है, तो ये जीव द्रव्य कला होती है। आगे चलते 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बोला है कि कोशा झिल्ली जो है, कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है। कोशा जो झिल्ली है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोशा जो झिल्ली होता है कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। क्या करना, आवागमन का नियंत्रण करना। कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करना। आज एग्जाम का जो ट्रेंड है बहुत बदल चुका है, मतलब हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले जो है बिहार में एडी एईडीओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एकदम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रिसेंट में हम लोग का बिहार से रिजल्ट का एग्जाम होने वाला है, तो आप जरूर ध्यान में रखें और सेट प्रैक्टिस को लगाएं। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल जो है उसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है C55H72O5N4 और Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। तो C55H72O5N4 लगा लेंगे, इसका आंसर बी। इसको आप ले लीजिए और रिविजन करते रहिए घर में। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो आप बताइए कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर एक कर लेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, तो इसका आंसर बी कर लेंगे, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसे कहते हैं गोल्जी काय को। फिर देखते हैं 18 नंबर की राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं। तो इसका आंसर जो है 18 नंबर का आंसर बी करेंगे, आरएनए का बना होता है। जो राइबोसोम प्रोटीन जो है तथा आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बी आंसर होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिस्टी सहायक है, क्रिस्टी जो है सहायक है, तो क्रिस्टी सहायक होता है, तो इसका आंसर ए करेंगे, ये श्वसन में सहायक होता है। किसमें, श्वसन में सहायक। तो क्रिस्टी किसमें सहायक है, श्वसन में सहायक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर बीस नंबर क्वेश्चन में कि कलावहीन कोशिकांक है, तो कलावहीन कोशिकांक कौन से होते हैं। कलावहीन जो कोशिकांक होते हैं कलावहीन जो कोशिकांक होते हैं वो राइजोसोम होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, पर ये देखते हैं कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। तो इसका आंसर सी होगा कि जो है तारक का जैसे तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं, उसके कारण जो है क्या अलग होता है, तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं में अनुपस्थित रहती है। क्या अनुपस्थित रहती है, तो तारक केंद्र। अंतर्द्रव्य जालिका रहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, राइजोसोम रहता है, पर जो ये तारक केंद्र है ना वो अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसका आंसर सी करेंगे। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है कि हीमोग्लोबिन में 22 नंबर बोलता है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह बताना है। कौन सा है बताना है। तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन आपको पता हो कि इसमें लोह रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, थायरोक्सिन में ओडिन रहता है और एटीपी फास्फोरस रहता है, इसलिए इसका आंसर बी कर लेंगे, बेहद ईजी था। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्णहीरम पाया जाता है, क्या बोला है, पर्णहीरम पाया जाता है, तो पर्णहीरम पाया जाता है तो ये हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है, इसलिए इसका बी आंसर कर लेंगे कि जो पर्ण हरित है वो हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। मैं 2 बार बोल देती हूँ कि इसे याद रहे। राइजोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो बेहद इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइजोसोम करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए सी इसका आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हम करेंगे उपरोक्त सभी। जो प्रोकैरियोटिक कोशा होती है, आपको पता है कि दो तरह की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें कौन सी बोलते हैं कि नहीं पाई जाती है, तो वो इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि जो सॉरी इनमें इसमें यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया कि इसमें कहने का मतलब ये है कि केंद्रिका कला केंद्रक कला केंद्रिका और रितिका कोई भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। क्या है? केंद्र कला केंद्रिका और रितिका प्रोकैरियोटिक कोशा में नहीं पाया जाती, इसीलिए इसका आंसर फोर बताया है उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को इधर इसका पढ़ लेंगे और इधर इसका आंसर देंगे। तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है। देखते हैं कि पादप कोशिका जो होती है वो सेलुलेज और कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती है। ये एक स्टेटमेंट सही है कि पादप कोशिका में सेलुलोज होता है, पर कोशिका भित्तियां जो होती है वो प्राणी कोशिका में नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि पादप कोशिका में जो है प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और भी देखते हैं तीसरा में क्या बोला है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक वितरित रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। बिल्कुल अपोजिट बोल दिया गया। जो परिपक्व पादप कोशिका होती है उसमें छोटी छोटी क्या होती है, रसधनियां होती है, वितरित रसधनियां नहीं होती। तो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो 1 और 2 है वो सही है। तो इसका आंसर हम इधर मिला लेंगे, यह दिया होगा 27 नंबर को। देखिए ये नोट्स लेके आप पढ़ भी सकते हैं, ए और दो दोनों सही होंगे। फिर देखते हैं कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये कोशिका है। बेहद इजी क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आप लेके अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं, सारे क्वेश्चन को दोबारा कर भी सकते हैं। अब हमारी बारी है परीक्षा दृष्टि के जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इसको आप साधारण नहीं समझिए, सच में बहुत अच्छे है क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी हैं। तो चलिए लगाते हैं, इसीलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए लगाते हैं कि मनुष्य के किन कोशिकांगों में केंद्रक का अभाव होता है। तो मनुष्य के किस कोशिकांग में केंद्रक नहीं रहता है, तो आरबीसी और आंख का जो लेंस होता है ना, आरबीसी और आंख के लेंस में केंद्रक नहीं होता है। याद रखेंगे कि आरबीसी और आंख के लेंस में जो है वो केंद्रक नहीं होता है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि केंद्रिका का निर्माण कैसे होता है। तो केंद्रिका जो है, केंद्रिका का निर्माण, न्यूक्लियस का जो निर्माण होता है वो गुणसूत्र से होता है। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है? पूछा गया है कि कोशिका है उसका नियंत्रण कक्ष कौन है, ऐसे रखती हूँ। तो देखेंगे कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष है वो केंद्रक है, यानी कि केंद्रक उसको नियंत्रण करता है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? तो ये 10% होता है। केंद्रक में जो डीएनए का अंश होता है वो 10% होता है। केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में वो केंद्रक की खोज की है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आप एग्जाम में देखे होंगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक जो अम्ल है उसकी खोज किसने की थी? तो ये फ्रीडर मिस्चर ने जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाती हूँ साथियों। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसने किया था? तो न्यूक्लियोइड से किया था, जो एग्जाम में सच में आता है। तो इसका आंसर कर लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोजोन शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फास्फोरिक अम्ल से। तो 3 चीज याद रखेंगे, पेंटोजोन शुगर से न्यूक्लियोटाइड बनता है, नाइट्रोजन बेंस से न्यूक्लियोटाइड बनता है, फास्फोरिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या देखे थे? तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, मुझे भी फायदा आपको भी फायदा होगा। डीएनए मॉडलिंग के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वाटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को जो डीएनए मॉडलिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रख लेंगे, वाटसन, ग्रीक और विल्किंसन को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, और भी मेरी परीक्षा दृष्टि है। देखते हैं कि जेड डीएनए की खोज किसने की है।
तो नॉरडीम और वैग ने जो है ZDNA की खोज की है। ZDNA बहुत चर्चा में है अभी। फिर देखते हैं कि डॉक्टर हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो वो आनुवांशिक कोड की खोज के लिए जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। तो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलते हैं उस खंड को क्या संज्ञा दी है, तो उसे ट्रांसपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोषण बोलते हैं। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों की संज्ञा ट्रांसपोषण बोलते हैं। फिर देखते हैं कि राइजोसोम क्या है। तो एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए क्या है? राइजोसोम। राइजोसोम जो है एंजाइम की भांति कार्य करने वाला एक आरएनए है। ठीक है साथियों, आज के एग्जाम में बेहद ही डिफिकल्ट और उलझे हुए क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन को खुद पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो जो कोशिका उसमें टीआरएनए की संख्या जो होती है वो 20, अर्थात जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं उतने प्रकार के टीआरएनए भी होते हैं। तो याद रख लेंगे कि कोशिका में टीआरएनए की संख्या कितनी है, तो 20 प्रकार की है। फिर देखते हैं कि किस आरएनए में एंटीकोडन पाया जाता है। तो टी जो आरएनए होता है उसमें एंटीकोडान पाया जाता है। क्या रख लेंगे? एंटीकोडान टीआरएनए में। देखते हैं क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल का हस्तांतरण आरएनए की संरचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रॉबर्ट होली ने जो है वो क्लोवर लीफ मॉडल हस्तांतरण और आरएनए की संरचना की खोज और उसका अध्ययन से संबंधित है। कौन? रॉबर्ट होली। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए वो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। आदेश को अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। डीएनए उसको ऑर्डर देता है और आरएनए प्रोटीन बना देता है। फिर देखते हैं कि यूरोसिल नामक पैरामिडीज नाइट्रोजन बेस किसमें पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। यूरोसिल जो नामक पैराडिजिम नाइट्रोजन बेस होता है वो आरएनए में पाया जाता है। याद रख लेंगे। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो हम लोग क्वेश्चन में पीछे देखें कि 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो याद रख लेंगे कि कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। फिर हमारा परीक्षा दृष्टि है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो टैमिन और बाल्टीमोर ने जो है वो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा साथियों, थोड़ा मेहनत पड़ता है। और भी इसी तरह की हर जो जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका इस तरह का परीक्षा दृष्टि और एमसीक्यू आपको मिलेगा जो कि विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं कि रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो टैमिन और बाल्टीमोर ने जो है वो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज किया था। आणविक जीव विज्ञान जो है आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात जो सेंट्रल डोगोमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? तो ये डीएनए के संदेहवाहक आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में सूचना का संचार एक दशीय होता है। क्या होता है? एक दशीय होता है। तो आणविक जीव विज्ञान सिद्धांत से अर्थात सेंट्रल डोगोमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के संदेहवाहक आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सूचना का संचार एक दिवसीय होता है। ये कहने का इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं तो बोला कि सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया है? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था तो वो थे कोनार्क वर्ग। क्या थे? कोनार्क वर्ग थे। तो कोनार्क वर्ग कर लेंगे कि सर्वप्रथम परख नली में डीएनए का संश्लेषण कोनार्क वर्ग ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि यस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो डॉक्टर हरविंद खुराना ने किया। किसने किया? हरविंद खुराना ने यस्ट एलानिन हस्तांतरण और आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर हरविंद खुराना ने। यस्ट एलानिन है, याद रखेंगे। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया है? तो बाबरी और सटन ने जो है बाबरी और सटन ने गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम दिया है। फिर देखते हैं जंपिंग जीन की खोज किसने की है? तो मैक क्लिफ्टन जो है मक्का में रहता है, मैक क्लिफ्टन, उसी जंपिंग जीन की खोज की थी। फिर डीएनए से आरएनए को संश्लेषण को क्या कहते हैं? अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन। हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है इसे। हिंदी में अनुलेखन और इंग्लिश में याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है
ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए और आरएनए, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, डीएनए जो है पॉलीमेरेज एंजाइम किससे संश्लेषण में काम आता है? तो डीएनए का जो पॉलीमेरेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के लिए काम आता है। क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब प्रश्न आ चुका है तो प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न को करते हैं फटाक से, थोड़ा जल्दी जल्दी में, कि साधारण जो मानव होते हैं, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ना, हम लोग को दिक्कत हो रही है, नहीं दिख रही हुई, तो देखते हैं कि साधारण, अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा साथियों। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं 33 जोड़ी में। फिर देखते हैं जंपिंग जीन, जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि जंपिंग जो जीन की खोज किसने की है? तो मैंक क्लेंटान ने किया। फिर देखते हैं कि परखनली में डीएनए संश्लेषण किसने किया था? तो परखनली में जो डीएनए संश्लेषण किया था तो इसको करने वाले कौन थे? परखनली में डीएनए। तो आंसर सी है कि खुराना जो है, आंसर सी है कि कॉर्कनट जो है वो परखनली में डीएनए संश्लेषण किया। तो कोनार्क ने जो है परखनली में डीएनए संश्लेषण किया है। मुझसे ही माइक बंद हो जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे ज़्यादा आदत नहीं ना, तो मिस्टेक हो जाता है। एंडीकोन, यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि एंडीकोडान पाया जाता है, तो एंडीकोनान हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे। एंडीकोनान जो है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि एंडी जो कोनान है वो टीआरएनए में पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि डीएनए का बहुलक होता है। तो डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए जो बहुलक होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। तो इसका ए आंसर कर लेंगे, ए आंसर इसका हो जाएगा। देखिए प्रयोगशाला में जो है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया? अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया था? तो खुराना ने, इसलिए आंसर बी कर लेंगे। देखते हैं मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ी में, तो ये 23 जोड़ी बेहद ईजी क्वेश्चन है। वाटसन और ग्रीक जो है, वाटसन और ग्रीक को 8 नंबर क्वेश्चन में, वाटसन को 1953 में दिया गया डीएनए मॉडल कौन सा था? तो उन्हें जेड डीएनए मॉडल के लिए मिला था। रुकिए मैं कंफर्म हो जाती हूँ थोड़ा। उन्हें, तो उन्हें जो है वो बी डीएनए के लिए मिला था। मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहती कि वाटसन और ग्रीक को 1953 द्वारा डीएनए मॉडल मिला था, तो उन्हें बी डीएनए मॉडल मिला था। उसका आंसर ये कर लेंगे। गलत बताने से अच्छा है कि थोड़ा रुक के बताया जाए। फिर देखते हैं क्या बोला है कि डीएनए को गतिशील और स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? डीएनए को और को ख्याल बदलने वाला, तो अब हम लोग देखे थे कि ये आंसर करेंगे, किसे ट्रांसपोसान कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोसान कहते हैं। तो इसका आंसर ये कर लेंगे। डीएनए का जो क्या बोलता है क्वेश्चन को, डीएनए दुगुणन की सही विधि बताना है कि डीएनए का गुणन का सही विधि क्या होता है। डीएनए गुणने का जो सही विधि होता है वो अर्ध परमेदी होता है। क्या होता है? अर्ध परमेदी होता है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि केंद्रक के विभाजन, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर हम करेंगे, जो केंद्रक के विभाजन होते हैं, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइसिस कहते हैं। मैं सेप्टोसाइटिस भूल गई थी, तो इसे कैरियोकाइसिस कहते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। 11 नंबर हो गया, 12 के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। 12 के लिए चलते हैं इधर। 12 के लिए हम इसको करेंगे। 12 में कि कौन सी जो है, कौन सी नाइट्रोजन सक्षम क्षार आरएनए अणुओं में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? तो इसका आंसर ए होगा। यूरेसिल जो है, यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है, आरएनए के अणु में होता है, पर डीएनए के अणु में यूरेसिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि जो क्या बोला है कि ये तो अब हम लोग देखे थे ना कि यार उत्क्रमण अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उस समय हम लोग केवल ट्रांसक्रिप्शन देखे थे, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम आरएनए से डीएनए जाएंगे। जब अगर सिर्फ ये ट्रांसक्रिप्शन रहेगा ना तो डीएनए से आरएनए जा देता, पर यहाँ पे उत्क्रम लिख दिया तो इसलिए आरएनए से डीएनए इसका आंसर हो गया। याद रखेंगे, आरएनए से डीएनए। ठीक है, फिर देखते हैं कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं? तो ये एस स्टेज में बनते हैं। तो इसका आंसर सी कर लेंगे, सी, कि डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन कोशिका चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं? तो एस स्टेज में बनते हैं। आगे चलते हैं। डीएनए जो है, डीएनए मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो डीएनए जो पॉलीमरेजाइन है, डीएनए पॉलीमराइजेशन एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में काम आता है। आगे बढ़ते हैं कि डीएनए के अणुओं के संयोजन
कितने प्रकार नाइट्रोजन क्षारम में भाग लेते हैं? तो ये जो है 4 प्रकार का होता है। उनके थोड़ा-सा ऐसे करती हूँ मैं कि डीएनए अणुओं में संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार भाग लेते हैं? तो 4 प्रकार के, तो पता भी होगा। डीएनए में किसको अंत पात्र में बनाया जाता है? डीएनए को जो है किसने अंत पात्र में बनाया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डीएनए को जो अंत पात्र में अंतपात में बनाने वाले थे अर्थर कॉर्नर। क्या थे? अर्थर कॉर्नर थे। तो अर्थर कॉर्नर मान लेंगे कि डीएनए को अंतपात में बनाने वाले थे। जैसे डीएनए में मौजूद शर्करा होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा? डीएनए में मौजूद शर्करा होता है उसे डाईऑक्सी राइबोसोम कहते हैं। डाईऑक्सी राइबोसोम कहते हैं। फिर चलते हैं कि जीन क्या है। जीन क्या है? तो जीन देखेंगे तो ये डीएनए एवं हिस्टोन का एक भाग है। पूछा गया है जीन क्या है, तो डीएनए एवं हिस्टोन का एक भाग है, इसलिए इसका आंसर भी कर लेंगे कि जीन जो है डीएनए हिस्टोन का एक भाग है। आंसर भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं डीएनए से आरएनए में बनाने की विधि की संज्ञा दी गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। याद रखें क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने को। आगे बढ़ते हैं। कायकी जो होती है, कार्याकी की इकाई किस जीन को मानते हैं? कार्याकी का जो इकाई होता है हम किस जीन को मानते हैं? तो हिस्टोन को मानते हैं। डी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आरएनए और डीएनए में दोनों में पाया जाने वाला यूरेसिल होता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो ये हाइड्रोजन आबंध से बनी होती है। तो हाइड्रोजन बंध से जो होती है डीएनए की श्रृंखला बनी होती है। डी आंसर कर लेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो ये जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो है वो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। कितने होते हैं? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। कभी-कभी मुझसे ही माइक बंद हो जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। आप समझेंगे इस बात को। डीएनए को एक द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा बताया गया? तो डीएनए को द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया वाटसन तथा ग्रीक के। तो इसका आंसर बी करेंगे कि वाटसन और ग्रीक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना को बताया था। तो ये इतना आज तक सेशन था। आप ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू।